गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और कंफर्म करो मेरी आवाज और पिक्चर आप तक क्लियर पहुंच रही है। सभी लोग कंफर्म करें मेरी साउंड एंड पिक्चर आप तक क्लियर पहुंच रही है। सभी लोगों तक साउंड एंड पिक्चर क्लियर है। कंफर्म करें भाई, साउंड एंड पिक्चर। साउंड और पिक्चर क्लियर पहुंच रहा है भाई? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने कल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरल कंप्लीट किया था, उसी को आगे हमको कंटिन्यू करना है। जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जनरल अपन ने कंप्लीट किया, उसी का थोड़ा सा पार्ट रह गया, फिर अपन को यूवी स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? कल बेटा, कल आपका बैच ऐड नहीं कर पाया था, इसलिए क्लास थोड़ा सा नहीं हो पाया था, उसी के कारण। तो मैं बिल्कुल, तो अब कल वैसे जनरल ही पढ़ा था अपन ने कुछ, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ रहे थे उसी को हमको क्वेश्चंस करना है, बस उसके अपन कर चुके हैं कि क्वेश्चंस बस हमारे रह गए हैं, तो उन्हें क्वेश्चंस को अपन को देखना है। ठीक है, वैसे अपन जनरली जानने लगे भाई सभी बच्चे के यूवी में क्या होता है बताइए। जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जनरली क्या अपन करते हैं, यूवी में जो इंफॉर्मेशन मिलता है हमको किसका मिलता है भाई? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का। तो वही चीज बस डिस्कस करना है लास्ट में, और उसके क्वेश्चंस करना है, और फिर आज अपन को यूवी स्टार्ट कर देना है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो, आपका जैसे आप यूवी पढ़ोगे तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले अपन को दिखना चाहिए कि भाई यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसकी रेंजेस हमें बहुत अच्छे से पता है कि 200 से 400 है, 400 से 800 है। ठीक है, यूवी विजुअल कहते हैं इसको, हम कलरीमेट्रिक एनालिसिस भी कह सकते हैं भाई। कलरीमेट्रिक का मतलब क्या होता है? विजुअल। ठीक है, इसमें जो होता है बेसिकली जो हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। कहां से? ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हैं वो? एक्साइड स्टेट में जाते हैं। इससे हमको किस चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है अगर पूछा जाए तो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, जो भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं कहीं पर भी हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड को वो बताता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड होते हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें देता है। किसका इंफॉर्मेशन देता है बेटा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड का हमें इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो हमारा किसी में हो, चाहे वो कार्बोनाइल कंपाउंड हो या कहीं पर भी हो। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है बेटा? जो कोई बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है उसमें? अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आगे अभी यूवी में पढ़ाएंगे आपको। तो ये हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आईआर आया भाई, आईआर का रेंज 2.5 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका 4000 से 667 तक होता है। आईआर जो जब होता है बेसिकली कोई भी बॉन्ड पे अटैक करता है, और बॉन्ड में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करता है, रोटेशनल करता है, मेनली वाइब्रेशनल होता है। इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से जब हम करते हैं तो हमें फाइनली इंफॉर्मेशन किसका मिलता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। किसका इंफॉर्मेशन मिलता है? फंक्शनल ग्रुप का। याद रखना अच्छे से, आईआर का टारगेट क्या होता है? बॉन्ड होता है। बॉन्ड में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। उसका जो भी वाइब्रेशन होगा उस वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे? रीड कर लेंगे। हम वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को क्या कर लेंगे बेटा? रीड कर लेंगे। और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जैसे ही हमने रीड किया तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। ये ध्यान रखना अच्छे से। तो यूवी अनसैचुरेशन, अब मान लो आपको यूवी है, वो अनसैचुरेशन का इंफॉर्मेशन देता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का स्पेशली। आईआर आपका चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सबका आईआर हमें इंफॉर्मेशन देगा। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे वर्सटाइल मेथड ऑफ एनालिसिस कौन सा है? जो सबसे ज्यादा वर्सटाइल है, मतलब ज्यादातर कंपाउंड को वो अपने डिटेक्ट कर देता है, वो क्वेश्चन आया तो उसका आंसर क्या होगा? आपको पूछा जाएगा मोस्ट वर्सेटाइल मेथड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की मोस्ट वर्सेटाइल मेथड भाई कौन होता है? मोस्ट वर्सेटाइल मेथड कौन सी होती है बताएं?
कौन है? मोस्ट वर्सेटाइल मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब ऑलराउंडर मेथड है, बहुत सारे लोगों का वो एनालिसिस कर सकता है। तो मोस्ट वर्सेटाइल जब पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर सबसे एक्यूरेट पूछा जाता है कि ज्यादा सटीक इंफॉर्मेशन कौन सा देता है, तो वो हमारा मास होता है। तो वो वर्सेटाइल में अपन को ध्यान रखना है कि आईआर नहीं, आईआर आता है बेटा, और मोस्ट एक्यूरेट में मास का नाम आता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई अपन नेक्स्ट मेथड में। यहाँ पर देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी का कहाँ यूज करते हो अपन लोग? इसको एनएमआर में यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज लगभग ले लेते हैं अपन 60 to 300 मेगाहर्ट्ज वाला, इतना एनर्जी का रेडियो फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं, उसको एनएमआर कहते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा रहेगा। ठीक है, तो जो आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, इसमें बेसिकली चेंज किसमें होना है हमारा? भाई आपका जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई में चेंज होना, और इससे इंफॉर्मेशन भी किसका मिलेगा आपको? टाइप ऑफ न्यूक्लियाई का मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। अपने यहाँ स्ट्रक्चर्स में देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो हमें टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है भाई, टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। जैसे मैं आपको, चलो आपने एनएमआर नहीं पढ़ा, मैं एक क्वेश्चन यहां देता हूं कि भाई आपके सामने मेथेन बना हुआ है। ठीक है, मेथेन आपके सामने बना हुआ है भाई, ये मेथेन का स्ट्रक्चर है। उसने पूछा कि मेथेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन है, बता सकते हो आप लोग? मीथेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन, यही बताता है एनएमआर। कोई भी कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है और कितने टाइप के कार्बन है, वो ये बता देता है। तो बताओ भाई, ये मीथेन आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जो हमारा है वो कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियाई हैं? देखो ध्यान से, ये जो है आपका मीथेन बना है, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? बताओ। 4 टाइप के हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, 4 टाइप के हाइड्रोजन कहां से हो गए बेटा? वो तो एक ही है। टाइप और नंबर नहीं जानते बेटा, नंबर नहीं पूछ रहा मैं कि कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, टाइप पूछ रहा हूं बेटा, ये और ये और ये सब सेम है बेटा, कार्बन से ही तो जुड़े हैं। तो इसमें 1 टाइप के हाइड्रोजन है। कितने टाइप के हाइड्रोजन है? 1 टाइप के, और 1 टाइप का कार्बन है। यही बताता है एनएमआर आपको कि भाई, एनएमआर कहता है कि भाई मैं ये जानकारी देता हूं कि कोई भी कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है और कितने टाइप के कार्बन। जैसे ये आ गया, इसमें बताओ बेटा कितने टाइप के हाइड्रोजन है, बता सकते हो? ये बना है इथेन तुम्हारे सामने, इसमें बताना है कितने टाइप के हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के टाइप का मतलब बेटा, आंखों खोल लो, सुबह हो चुकी है। सेम कार्बन से जुड़े हो, ठीक है, उसको भैया अपन बोलेंगे सेम। ठीक है, अब जैसे एक ग्राउंड है, मान लो उस ग्राउंड में आपका एक घोड़ा खड़ा हुआ है लाल कलर का, एक घोड़ा खड़ा हुआ है येलो कलर का। कोई ने आपसे पूछा कि टाइप ऑफ हॉर्सेस बता दीजिए, तो नहीं बता पाओगे क्या बेटा? हुआ है। ठीक है, और एक हॉर्स रेड कलर का खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई ने पूछा कितने टाइप के हॉर्स हैं इसमें, तो हम बोलेंगे साहब 2 टाइप के हैं। मान लो ये हॉर्स इससे ही जुड़ा, रेड ही रेड खड़े हुए हैं पूरे। ठीक है, तो कितने टाइप के बोलोगे आप? 1 टाइप के बोलोगे बेटा, यही तो बताता है एनएमआर। तो बताओ इसमें कितने टाइप के हैं, देख लो अच्छे से, आंखें खोल लो यार, अंधा भी बता दे कि साहब JCH3 है, JCH3 अंतर हमें तो दिखाई नहीं रहा इनमें। भैया ये दोनों ही घोड़े तो काले हैं। ठीक है, तो यहां पे जो होगा 1 टाइप ही है। इसमें कितने टाइप है? एक ही टाइप है इसमें। ठीक है, एक ही टाइप तो है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, एक ही टाइप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे पढ़ा देंगे एनएमआर, यही कहलाते हैं एनएमआर के सिग्नल निकालना। आज निकाल लोगे तुम सिग्नल, पता है, बिना एनएमआर पढ़े। अगर तुम ये सोच लोगे तुम एनएमआर पढ़ रहे हो ना, तो नहीं बनेगा तुम पे। और अगर तुमने ये सोच लिया कि हम एनएमआर नहीं पढ़ रहे ना, तो तुम देख के बता दोगे कि इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। यही होता है भाई हमारा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी लोगों को दिक्कत आ रहा है क्या? तो फिर मैं भाई कुछ करता हूं, अगर दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, चलो मैं एक बार वो कर लेता हूं बेटा, रिफ्रेश कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए एक बार, वीडियो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी चेक कर लो बेटा।
अब ठीक ठाक है कुछ की नहीं है? अब ठीक है? अरे अभी का बताओ ना भाई, अब ठीक है कि नहीं? पुरानी मैसेज कॉपी पेस्ट मत मारो। हाँ ठीक है ना। तो यहां पे अपन पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मेथड हमारी होती है मास। जो माइक्रोवेव है बेटा वो तो सिंपल है, इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो होता है, ये यहाँ पे सही नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओरिएंटेशन बदलता है। लिख लेना, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ किसका चेंज होता है, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज हो जाता है। इससे हमको इंफॉर्मेशन किसका मिलता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है नेक्स्ट में आएगा आपका अगला जो रहेगा। ठीक है, ये आपका जब हम मास की बात करते हैं तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम लिया जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी रहती है वो काय की रहती है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनकी एनर्जी रहती है लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वो जाते हैं हमारे कंपाउंड से स्ट्राइक करते हैं, पहले कंपाउंड में आयोनाइजेशन करेंगे, फिर कंपाउंड का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, मास अपॉन चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं। इससे हमको किसका इंफॉर्मेशन मिलता है, मॉलिक्यूलर वेट का इंफॉर्मेशन मिलता है और स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा एक्यूरेट डाटा होता है बेटा किसी भी कंपाउंड का, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सबसे एक्यूरेट होती है। तो मास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हो। ठीक है, तो मास की अगर हम बात करते हैं तो मास आप समझ गए, मास पता बिल्कुल सरल मेथड है। क्या होता है, देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं। जैसे मान लो आपका यहां से हाई स्पीड में बेटा एक क्या आ रहा है, बहुत बड़ा स्टोन जा रहा है, पत्थर जा रहा है बेटा, सामने वॉल है, वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा बताओ, सबसे पहले क्या होगा, वॉल में बेटा क्रैक आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, कंपाउंड में क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, फिर उसके बाद कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और उन पार्ट को हम लोग मास अपॉन चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और इससे हमको मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड के और स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। सबसे एक्यूरेट मेथड कहा जाता है, ठीक है, एनालिसिस का मास के लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दे रहा है सबसे। ठीक है, वीडियो वापस रुक गया। चलो मेरे यहां तो बेटा नेट तो सही चल रहा है, नेट में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फिर भी बेटा अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो ज्यादा ऑप्शन ये रहता, फिर क्लास कैंसिल कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं। ठीक है, दैट इज द एक्सीडेंटल एरर, रैंडम एरर है बेटा ये। ठीक है, मैं दिस इज द ओनली रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर, नॉट इन द हैंड ऑफ द टीचर। ठीक है, समझ गए। तो भाई मेरे देखो, मैं तो वैसे भी देखो वाईफाई से चला नहीं रहा हूं, मैं तो वो लगा हुआ है केबल वाला रहता ना जो, उसमें है, उससे कनेक्शन की स्पीड वैसे ही अच्छी रहती है, सब कुछ सही रहता है। पता नहीं, हो सकता है, होगा मेरे साइड से भी हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा मास के बारे में मैंने कहा था कि हाई स्पीड एक स्टोन है बेटा, वो बॉल से टकराता है, बॉल में क्रैक्स आ जाते हैं, बॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उन टुकड़ों को तुम मास अपॉन चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लेते हो। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंपाउंड से स्ट्राइक करते हैं, कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और उनसे हमें मॉलिक्यूलर वेट का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है, समझ गए। कैमरा स्टॉप हो जाता है। चलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूं बेटा। ठीक है, वीडियो देख लेते, बाहर का माहौल तो देख ले भैया, बाहर कैसा, बाहर तो सही है मौसम, बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देख रहा हूं भाई मैं। ठीक है, अब थोड़ा तो समझ लो यार भाई।
एनालिसिस में 2 टाइप के एरर होते हैं बेटा, डिटर्मिनेट एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, और एक होते हैं एक्सीडेंटल और रैंडम एरर, ठीक है। तो ये जो हो रहा है दैट इज द रैंडम एरर। अभी एक बार फिर मैंने ठीक किया, ठीक है। अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं अच्छे से तो फिर भाई काम कैसे बनेगा, देखो, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हो रहा होगा, फिर से मैंने एक बार रीस्टार्ट किया है बेटा, ठीक है। अब अपन आगे चलें, अगली मेथड की ओर जाते हैं, ठीक है। ये मेथड है भाई आपकी एक्सरे। एक्सरे जो हॉस्पिटल में होता है बेटा वो कौन सा है, बता सकता है कोई? अपन एक्सरे देखे ना तो एक्सरे 3 तरीके से चलता है बेटा। एक हमारा एक्सरे एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसमें अपन एक्सरे को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सरे इमिशन भी हो सकता है भाई हमारा, एक्सरे बाहर भी निकल सकता है किसी कंपाउंड से, और एक्सरे डिफ्रैक्शन भी होता है। इतने टाइप का एक्सरे होता है। तो हॉस्पिटल में कौन सा एक्सरे होता है बताओ? इसमें क्या होता है, देखो एक्सरे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जो इनर सेल चेंजेस होते हैं। भाई आपने पढ़ा होगा कभी, ये न्यूक्लियाई होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। पहले सेल को के सेल कहते हैं, फिर अपन क्या कहते हैं, एल सेल होती है, फिर हमारी एम होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, एक्सरे में। तो आपका इसलिए यहाँ पे इनर सेल चेंजेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं हमारे, जब एक्सरे फोटॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे ही काम करता है, लेकिन ये वैलेंसी पे नहीं करता। यूवी विजिबल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। ये इनर सेल, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये काम करता है एक्सरे। तो हॉस्पिटल में कौन सा एक्सरे होता है बेटा? हॉस्पिटल में जो एक्सरे होता है मेरे भाई, एक्सरे एब्जॉर्प्शन होता है। हड्डियां एक्सरे को क्या कर लेती हैं भाई, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाकी जगह एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जहां एब्जॉर्ब हो जाता है वहां पे वाइट वाइट दिखता है डॉक्टर साहब को, और जहां एब्जॉर्ब नहीं होता है वहां पे वो डार्क दिखता है। तो डॉक्टर साहब को पता चल जाता है, अगर बीच हड्डी में कहीं पे डार्क लाइन आ गई ना बोन में, तो समझ जाते हैं फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो एक्सरे बेसिकली हॉस्पिटल में एब्जॉर्प्शन वाला यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन की अगर तुम बात करोगे तो बेटा इससे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकलता है। क्या निकलता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है। गामा रेस को बेटा आज की डेट में जितना पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। गामा रेस कहां इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में, फोटो डिसइंटीग्रेशन में या फोटोफिजन में। मतलब सीधा है, अगर रेडियो एक्टिव है तो गामा रेस है, वरना गामा रेस का कोई काम नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है हमारा गामा रेस, ठीक है। गामा रेस के बारे में एक अपन बात करें अगर, कि गामा रेस का एक बहुत अच्छा फीचर है, कोई बच्चा बता सकता है कि गामा रेस का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एक्सरे से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड, ठीक है। और हॉस्पिटल में जो डायग्नोस्टिक पर्पस होता है दैट इज द एक्सरे एब्जॉर्प्शन, सॉलिड एब्जॉर्ब द एक्सरे एंड अपीयर द व्हाइट, एंड जो हमारा लेस डेंसर टिश्यू होता है दैट नॉट एब्जॉर्ब द एक्सरे एंड अपीयर द डार्कर। इसी आधार पे हमारे एक्सरे की फिल्म बन जाती है बेटा, ठीक है। एक्सरे है, एक्सरे को ध्यान रखना है अच्छे से, बताएं भाई, ठीक है। तो समझ गए, आपको बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बच्चे ने बताया भी कि सर गामा रेस में हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है। गामा रेस में क्या होता है? हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है। तो ये आपका भाई रेडियो एक्टिव रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर कोई पूछे रमन, तो रमन बेटा आईआर का कॉम्प्लीमेंट्री है। वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं, रोटेशनल चेंजेस होते हैं, इससे भी हमें फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन मिलता है। आईआर और रमन में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, बस एक अंतर है। कोई बता सकता है आईआर और रमन का मेन डिफरेंस क्या है? देखो आईआर फंक्शन ग्रुप का इंफॉर्मेशन देता है, बॉन्ड पे काम करता है। हमारा रमन फंक्शन ग्रुप का इंफॉर्मेशन देता है, बॉन्ड पे काम करता है। दोनों वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन करते हैं, मेनली वाइब्रेशनल होता है, ठीक है। और इनमें फंक्शन ग्रुप का इंफॉर्मेशन मिलता है। डिफरेंस क्या है रमन और आईआर का? मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है, इमिशन का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है बेटा, ठीक है। बताइए, देखो रमन और आईआर का बेसिक अंतर पता क्या है? आईआर होता है बेटा एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड, रमन होता है स्कैटरिंग पर बेस्ड, रमन इफेक्ट पर बेस्ड होता है। ये अंतर है बस, और कुछ नहीं है। ये स्कैटरिंग पर बेस्ड होता है और वो हमारा किस पे बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जो आती है आपकी, ठीक है, उसकी ओर चलते हैं यहां से। जैसे भाई अब मान लो और भी मेथड है, यहां लिखी नहीं है, उनको मैं लिख देता हूं। देखिए जैसे और आपकी मेथड आपको मिलेंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे आपको मिलेगा भाई नेफ्लोमेट्री, नेफ्लोमेट्री टर्म मिलेगा आपको, और मिलेगा टर्बिडीमेट्री,
टर्बिडीमेट्री मिलेगा। इनका मेन देखिए, इनका जो प्रिंसिपल होता है वो स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है। किस पर है? स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है। ठीक है, अगर कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, कोई भी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल रहेगा, जैसे कि सस्पेंशन पढ़ते हो आप सुटिक्स में, तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए हमारा नेफ्लोमेट्री और टर्बिडोमेट्री हमारे आ जाएंगे। नेफ्लोमेट्री रहेगा और बेटा टर्बिडोमेट्री रहेगा। नेफ्लोमेट्री टर्बिडोमेट्री का क्या काम है भाई? आपका कोई भी अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल है तो उसको अपन को बता देता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है हमारा? ये स्कैटरिंग पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग पर बेस्ड होता है। एक और चीज होती है जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ना बेटा, रमन के बारे में अगर तुम्हें इतना पता है ना कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग पर बेस्ड होती है, रमन इफेक्ट पर बेस्ड होती है। ये आपका बॉन्ड पर अपना रेडिएशन यहाँ बॉन्ड से स्कैटर्ड होता है और बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है, उससे तुम्हें फंक्शन का इंफॉर्मेशन मिल जाता है और वो आईआर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इतना ही तुम्हें बेटा आज की डेट में पढ़ना और इतना ही तुमको पढ़ना है एग्जाम तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इतना ही क्वेश्चन आता है रमन से। अब जैसे अपन ने माइक्रोवेव पढ़ा तो माइक्रोवेव तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये मान लो। तुमने गामा रेस पढ़ा, कंप्लीट हो गया, उससे ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना है, बहुत है भाई। गामा रेस हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ईएसआर पढ़ा था, माइक्रोवेव इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। दैट मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा इस मेथड के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यहां नहीं आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन टेक्निक दैट इज रिलेटेड टू द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन भूल गए यार महाराज तुम। स्पेक्ट्रोस्कोपी वो एक महाराज है जिसमें एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगेगा, कंपाउंड पे स्ट्राइक करेगा, या तो वो एब्जॉर्ब होगा, अगर एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिट होगा तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो या फिर वो स्कैटर्ड होगा। तो अल्टीमेटली ये हो गया भाई। अब और इसके अलावा आपका जैसे आ गया फ्लोरीमेट्री। जब भी फ्लोरीमेट्री दिखेगा तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? किसका एग्जाम्पल है? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है। किसका है? हमारे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसमें आपको जो भी फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जो चमक फ्लोरोसेंट मटेरियल पे ही काम होगा और कोई नहीं करेगा इस पे काम। केवल फ्लोरोसेंट मटेरियल जो क्या करेंगे, रेस को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो ये हो गया भाई आपका फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री बेसिकली क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, एक बार याद रखना है। ठीक है, आईआर वाला एक बार बता दें। आईआर वाला बेटा 1000 बार बोला मैंने। आईआर है, निकल गया आईआर भैया यहां से, बॉन्ड पे पड़ गया बेचारा, बॉन्ड कांपने लगा। बॉन्ड होता है स्प्रिंग जैसा, ऐसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बॉन्ड कांपेगा भैया। कांपना मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। इसी वाइब्रेशन को मेजर करके भैया ये फंक्शन का इंफॉर्मेशन दे देता है। इतना आईआर मेरे को आता है, इतना तुमको आता है, इससे ज्यादा अपन को अभी पढ़ना भी नहीं है। बताओ भाई को, तो बेसिक सभी मेथड बनने लगी आप पे भाई। भाई आप अगर एक बार यहाँ बनाना शुरू करो, जैसे भाई आपने लिखा यूवी विजुअल, तो भाई अपन इसको ज्यादा यहाँ हीरो नहीं बनना अभी हमें। यूवी विजुअल का टारगेट क्या होता है साहब? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को? भाई ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाता? इसी को कहते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इससे कौन सी जानकारी लग जाती है भाई? अपन को इतना पता होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाता है भाई। इतने में खुश रहो अभी। ठीक है, अब आता है आईआर। तो आईआर का रेंज आपको पता होना चाहिए। आईआर जाएगा, बॉन्ड पे स्ट्राइक करेगा। बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? ऐसा बॉन्ड बेटा जिसका डायपोल डायपोल मूवमेंट, ठीक है, डायपोल डायपोल मूवमेंट चेंज हो। आईआर में बताएंगे कि डायपोल डायपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, अब बॉन्ड में क्या होगा साहब? जैसे ही पड़ेगा तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अब तुमने एनएमआर पढ़ना शुरू किया साहब। एनएमआर में पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले समझ लो इसमें रेडियो वेव्स रहेंगे और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। दो ऑफर रहेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन बदलेगा। पहले जो ऐसा था वह ऐसा हो जाएगा। यहीं पे रेडियो वेव्स का होता है भाई एब्जॉर्प्शन। तो हमको इससे क्या मिलता है? टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अपन चले मास स्पेक्ट्रोमेट्री के पास। तो मास ने पहले ही मना कर दिया कि हमारे पास रेडिएशन यूज नहीं होता साहब, इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं हाई एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले,
कंपाउंड आयोनाइज हो गया कोई भी, उस पर चार्ज आ गया, फिर कंपाउंड के पार्ट्स बन गए बेटा, फ्रेगमेंटेशन हो गया उसका, उनको अपन ने m/e से कलेक्ट कर लिया। ये हमारी 4 मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और ये इनका बेसिक है और अपन को यही पता होना चाहिए सबसे पहले, फिर इनको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? चारों तरफ फैल जाना भैया। तुम्हारी लाइट जलती है जब तो चारों तरफ फैल जाती है, हमारे सिर पे बल्ब जल रहा साहब, चारों तरफ फैल गया, दैट इज द स्कैटरिंग। तुम पूछना किसी से कि स्कैटरिंग क्या होता है, अपने घर वालों से कहना भैया तुम कहां पढ़ रहे हो, एनालिसिस पढ़ रहे हो तो स्कैटरिंग नहीं पता। नॉर्मल स्कैटरिंग तुम अच्छे से जानते होगे साहब कि कोई भी चीज का स्प्रेड कर जाना, चारों डायरेक्शंस में स्प्रेड कर जाना, दैट इज द स्कैटरिंग। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हो तुम पैरामीटर बताओ? मतलब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन क्या है, किसको अपन मेजर करते हैं, नाम किसका चलता है यूवी विजुअल में बताओ? हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन किसके आधार पे निकालते क्या हो यूवी विजुअल से तुम, उसका नाम बता सकता है कोई? भाई यूवी विजुअल में सबसे मेन क्या है जिसको आप मेजर करते हो? यूवी विजुअल में किसको मेजर करते हो बताओ? यूवी विजुअल में आप किसको मेजर करते हो बताओ? किसको मेजर करते हो, कोई बता सकता है? स्पेक्ट्रा को करते हैं भाई। तुम लोग घुमा रहे हो यार हमारे लिए सुबह सुबह। स्पेक्ट्रा तो सभी मेथड्स में, स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ सब में बनता है, अभी बताएंगे तुमको ग्राफ, तो तुम ग्राफ से भी डर जाओगे भैया। इसके जो हीरो है ना वो लैम्डा मैक्स का नाम चलता है भैया इसमें, और एब्जॉर्बेंस का नाम चलता है। ये लोग ने बहुत नाम कमाया है, एब्जॉर्बेंस और लैम्डा मैक्स का नाम चलता है। ठीक है, यूबी में कौन का नाम चलता है भैया? भाई यूबी में जो यूबी के सबसे बड़े जो काम करने वाले आदमी हैं वो लैम्डा मैक्स और एब्जॉर्बेंस है। जैसे कोई ऑफिस होता है ना तो अपन बोलते हैं यार तुम्हें ये काम कराना है तो उस बंदे से मिल लो, वो तुम्हारा काम करा देगा। तो ऐसा ही है भैया, जब भी यूबी विजुअल के ऑफिस जाओगे ना तो लैम्डा मैक्स तुम्हें मिलेगा और एब्जॉर्बेंस तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारे काम कराएंगे। ठीक है, और जिस दिन तुम आईआर के ऑफिस में गए तो कौन मिलेगा भैया? कौन से बाबू से मिलना पड़ेगा? आईआर का काम कराना है अगर तुम्हें तो किससे मिलना पड़ेगा? क्या निकाल के देता है तुमको आईआर बताओ? आईआर क्या निकाल के देता है, कोई बता सकता है? आईआर क्या निकाल के देगा? आईआर में भैया, आईआर का ऑफिस है, आईआर का काम कराना है तो भैया आईआर में जो मेन सबसे जो एक्टिव आदमी है, जो कौन है आईआर में? आईआर में पता कौन एक्टिव है बेटा? आईआर में सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है वेब नंबर। ये वेब नंबर से तुम्हें फंक्शन ग्रुप मिलेगा। ठीक है, आईआर में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वेब नंबर है। ठीक है, समझ गए? हर मेथड का एक खिलाड़ी मिलेगा तुम्हें। एनएमआर का खिलाड़ी कौन है बताओ, कोई बता सकता है? अपन को पता है टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिलता है, न्यूक्लियाई पलटता है, ये सब तो हो गया। सबसे मेन आदमी कौन है भाई? जो आपको सीधा बताएगा। आईआर का मेन कौन है? वो तो बन गया। एनएमआर का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर क्या होता है? हम पैरामीटर पूछ रहे हैं बेटा डायरेक्ट, जिससे हमें इंफॉर्मेशन सीधा मिल जाता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं बताओ, एनएमआर का रेडिएशन मुझे पता है, रेडियो वेव्स होता है। सबसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई उसमें? उसका मेन आदमी कौन है? एनएमआर का। एनएमआर का मेन आदमी तुम ले ही नहीं पा रहे नाम बेटा। तुम रेडियो वेव्स का कहोगे तो वो कहेगा भैया हम तो स्टार्टिंग में काम करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से कहोगे वो भी कहेगा भाई साहब हम तो दोनों मिलके न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज करते हैं साहब, हम क्या जाने, मेन आदमी तो कोई और ही हो साहब इसका। नहीं बता पा रहे तुम लोग? एनएमआर का मेन ऑफिस जो है ना केमिकल शिफ्ट है बेटा, मेन आदमी। ये सब होने से लास्ट में हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलती है डेल्टा, जिसको पीपीएम से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल शिफ्ट होता है। मास का जो मेन पैरामीटर होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा, और m/e रेशो रहता है, मास अपॉन चार्ज रेशो रहता है, ये हमको बता देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, ओके, तो ये आपको आना चाहिए भाई कि क्या है कहानी मेन। तो अब आगे देखो, जैसे आपको मान लो, देखो दो चीजें हैं आपको बता रहे हैं यहां पर। मान लो जैसे ये टेबल आपके सामने बनी है, देखोगे तो डर लगेगा तुम्हें, कहोगे सर ये क्यों पढ़ा दिया आपने मेरे को, हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे पढ़ना सर, हम तो टॉपिक वाइज वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि हम तो टॉपिक वाइज पेपर होना है हमारा भाई, अपना पेपर तो सब कुछ मिक्स होना है, तो मिक्स से डरा मत करो भाई। जैसे आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे उसमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ग्राफ, कि भाई किस किस के बीच ग्राफ बनता है। तो यूवी विजुअल का ग्राफ या तो आज पढ़ लो आप,
या उस दिन पढ़ना जब आप यूवी विजुअल पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखो यूवी विजुअल का ग्राफ जो होता है, पहले तुमको आंगनवाड़ी बनवाना पड़ेगी, फिर आंगनवाड़ी में तुमको एसी लगवाना पड़ेगा भैया। तो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का पहला ग्राफ बनता है, ये फर्स्ट ग्राफ होता है और यही मेन ग्राफ होता है अपना, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनेगा जब आप पहला वाला काम कर लोगे, फिर आपका एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनेगा। इसको अपन लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कर्व बोलते हैं, स्टैंडर्ड कर्व या कैलिब्रेशन कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो इतना बस आपको याद कर लेना भाई कि यूवी विजुअल का जो ग्राफ बनता है उसमें क्या है, आंगनबाड़ी बनवाओ पहले तो भैया, एडब्ल्यू बनवाना है आपको, फिर उसमें एसी लगवा देना है आपको। तो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है और एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा भाई, देखो यूवी विजुअल का ग्राफ याद करना कितना सरल है भाई, उसमें जो है आपका एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ है और एब्जॉर्बेंस वर्सेस क्या है, कंसंट्रेशन है। तो उसको मैंने बता भी दिया भाई, आपको आंगनबाड़ी है और आपका क्या है, उसमें एसी लगवाना है। पहले आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बनेगी बेटा, फिर उसमें एसी लगेगी, ठीक है। तो पहले बिल्डिंग बनवा लेना, एब्जॉर्बेंस और हमारा वेवलेंथ, ये आप बनवाओगे जैसे ही ना, तो इस बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा लैम्डा मैक्स। क्या रखा जाएगा, इस ग्राफ से तुम्हें लैम्डा मैक्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पहले वाले ग्राफ से आप जैसे ही बनाओगे ना एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का ग्राफ, तो आपको लैम्डा मैक्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और दूसरा ग्राफ जो रहेगा वो आपको कंसंट्रेशन का दे देता है, एब्जॉर्बेंस की हेल्प से आप कंसंट्रेशन निकाल लेते हो। यही हमारे यूवी का मेन एप्लीकेशन होता है भाई, ठीक है। तो अभी तो अपन इतना जान लो कि हमारे यूवी विजुअल में जो ग्राफ बनेगा वो आंगनबाड़ी वर्सेस किसका बनेगा, आपका यहाँ पे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ अपना बन जाएगा। दूसरे नंबर पे चलते बेटा अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ बनेगा वो याद रखना परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर का बनता है भाई इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसका बनता है भाई, अपन आईआर जो है ना, टीवी का रिमोट देखा है तुमने कभी, आईआर टीवी के रिमोट में चलता है ना बेटा, मैं इसी से इसका ग्राफ याद करे हूं भाई, ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर, ये याद हो जाएगा भाई। आईआर मतलब टीवी का रिमोट, तो आपको टीवी तो लिखना ही है, परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ हमारे आईआर का बनता है, ठीक है। अब किसी ने कहा साहब एनएमआर का ग्राफ किसके बीच बनता है, तो मैंने कहा एनएमआर में तुम किसको यूज करते हो, केमिकल शिफ्ट को ना। तो जो भी इंटेंसिटी है तुम्हारी सिग्नल की और केमिकल शिफ्ट के बीच तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन वर्सेस द केमिकल शिफ्ट, ठीक है। ईएसआर में किसके बीच बनेगा भाई, अगर कोई पूछता है तो यहाँ ईएसआर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है उनका जो एम्पलीट्यूड होगा और वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्राफ बनता है। अब जैसे ईएसआर का ग्राफ है बेटा, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो 99% बच्चों पे नहीं बनेगा, तो कोई नहीं पढ़ता बेटा, पता चला ईएसआर का जो टॉपिक दिया है ना बुक में, वहां ग्राफ ही नहीं दिया, ठीक है। तो ईएसआर का याद रखो कि भाई जो भी हमारे एम्पलीट्यूड है वर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ये मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, वो मैटर नहीं करता, बेटर ये करता है कि तुम्हें ग्राफ याद करना है अभी, ठीक है। मास का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपका रिलेटिव अबंडेंस रहती है भाई, वर्सेस एम अपॉन ई रेशो रहता है भाई। मास का ग्राफ तुम लोग याद करोगे क्या, बताओ, करोगे याद मास का ग्राफ कि नहीं करोगे, बताइए जल्दी से। कैसे, देखो यूवी विजुअल का तो याद हो ही गया भाई अपन को, आंगनवाड़ी और एसी है। अगर आप आईआर की बात करो तो टीबी है, एनएमआर के में आपका इंटेंसिटी वर्सेस केमिकल शिफ्ट है, आईसी है उसमें, ठीक है। इसके बाद ईएसआर में देखा अपन ने आपका भाई, ईएसआर जो है उसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मास का ग्राफ याद करोगे क्या, ठीक है, ठीक है। बताइए जल्दी से, करोगे मास का बेटा, मैंने नहीं किया याद आज तक, इसलिए नहीं किया यार, जब वो दे रहा है लिख के मास अपॉन चार्ज रेशो वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस, तो ये मिल जाएगा तुमको, तो पता चल जाएगा, ठीक है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही आपका एसी वाला ग्राफ रहता है, यूवी वाला, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही आपका आईआर के जैसे ग्राफ, रमन इंटेंसिटी वर्सेस रमन शिफ्ट रहता है, इसमें रमन लिखा हुआ है देखो, तो काय को याद करना अपन को। एक्सरे मेथड में नंबर ऑफ फोटोन वर्सेस एनर्जी रहता है, गामा में क्या रहता है, गामा काउंट वर्सेस एनर्जी का ग्राफ रहता है। तो ये ग्राफ जरूर याद कर लेना बेटा, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ग्राफ आपको सबको याद होना, इसके नहीं, हम तो कह रहे हैं तुम्हारे सोटेक्स के ग्राफ हो वो भी याद कर लो इसके साथ तुम,
तो माइकोलॉजी के ग्राफ हो उनको पढ़ लो, ठीक है, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के ग्राफ हो उनको पढ़ लो, चाहे वो हमारे थर्मल एनालिसिस के ग्राफ हो, सब ग्राफ को एक बार बैठ जाना अपने समय निकाल के और कहना आज हमारे फार्मेसी के ग्राफों को पढ़ेंगे हम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट के ग्राफों को हमको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये आपको बन लग जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भाई। आपका ये एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी रहती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। AIM बिल्कुल, एम्पलीट्यूड वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। तो ASR का ग्राफ देखो, एक भाई कह रहा है AIM होता है, कितना अच्छा भाई, एम्पलीट्यूड वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। अब करो बेटा क्वेश्चन, जैसे आपका ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें किसका यूज किया जाता है, सबको पता है आप लोगों को भाई, ESR का, इसमें माइक्रोवेव का यूज करते हैं। रेडियो का कहां यूज होता है, NMR में यूज होता है। IR अपन जानते ही हैं, UV अपन जानते ही हैं भाई, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए हो गया आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व किस में बनता है, बताओ, रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व किस में बनता है। अपने भाई अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, बताए जल्दी से, 2 मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन यूवी पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, वैसे भी देखो आज हॉलीडे है आपका, तो दूसरी क्लास अगर 10 मिनट लेट भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर अब कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बेटा इसका ग्राफ लिख लूंगा भैया, परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर, तो मतलब ये तो नहीं होगा बेटा, ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है। यूवी विजुअल में 2 ग्राफ पढ़े थे साहब अपन ने, आंगनवाड़ी पढ़ी थी और AC पढ़ा था, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ पढ़ा, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, तो ये भी नहीं होगा सर आंसर, ठीक है। मास के ग्राफ में बेटा मैं कभी देखता ही हूं, इंटेंसिटी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन भैया M/E रेशो तो मिलना चाहिए, अगर ये नहीं है तो मास का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अपने आप पे भरोसा ही नहीं रखते बेटा तुम, आंसर नन आएगा। ऐसा कोई ग्राफ अपन ने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा हो तो तुम लोग बता दो भाई, ऐसा ग्राफ पढ़ाया मैंने तुमको, नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी क्या है, अपन चाहते हैं ना, कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैरामीटर यूज ही नहीं होते हैं, इसमें ना फ्रीक्वेंसी आता है, ना एब्जॉर्बेंस आता है, ना तुम्हारा वेवलेंथ आएगा, ना तुम्हारा वेव नंबर आएगा, क्योंकि उसमें रेडिएशन यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। कुछ बैचेस में क्लास नहीं है बेटा, कुछ बैचेस में क्लास रहती है, तो इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, बस अभी आप पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चंस कर लो आराम से, ठीक है। ये एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ किस में बनता है, बताओ, ये किस पे बनेगा क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन उसका आंसर, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ किस में बनता है, बताओ भाई सभी लोग। एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, देखो एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का ग्राफ, ये आंगनवाड़ी वाला ग्राफ बनता है किसमें, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बनता है, किसमें बनता है, यूवी विजिबल में बन जाएगा भाई, अपना बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो गया, तो ए क्या है बेटा, ए सही है कि गलत है, मतलब अपन दोनों के बीच की बात चल रही है भाई, ठीक है। ए सही है कि गलत है, ए नहीं है सही क्या यार, अगर हम स्टूडेंट होते ना तो कहते चलो बी तो आंसर होगा, वो बात सही है। IR का ग्राफ बनता है परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस किसके बीच बनता है, वेव नंबर, वेव नंबर का अपोजिट पैरामीटर बेटा वेवलेंथ होता है, इसका अपोजिट पैरामीटर एब्जॉर्बेंस होता है, ऐसा भी तो वो होता है, IR में भी मिल सकता है, लेकिन हम यूज नहीं करते बेटा IR में ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो इसलिए आंसर तो आपका बी ही होगा, ठीक है। IR में अपन इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। IR में जो अपन प्रैक्टिकली ग्राफ पढ़ते हैं वो परसेंटेज ट्रांसमिशन और वेव नंबर का होता है, लेकिन उसका उल्टा कर दो ना तो यही ग्राफ बन जाता है ऊपर वाला, ट्रांसमिशन का उल्टा होता है एब्जॉर्बेंस भैया, वेव नंबर का उल्टा होता है वेवलेंथ, यही तो पढ़ा था ना। तो क्योंकि हमारा काम है बेटा आपको पूरा डिस्कशन कराना, हर चीज बताना, तो मैं धोखे में नहीं रखता कभी किसी को, ठीक है। वैसे IR का मेन ग्राफ यही है, कभी क्वेश्चन आए ना कि परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर, ये ग्राफ किसका है, तो IR ही आंसर, और IR में अगर पूछे और दोनों ऑप्शन दे दिए उसने, परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर, और आपको ये ए ऑप्शन दिया, बी में दिया उसने एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, दोनों ही में चूज करना है, IR का ग्राफ पूछा है, तो ए आंसर हमारा सही होगा। लेकिन कभी याद रखना, अगर उन्होंने बोथ दे दिया ना बेटा
तो बोथ चला जाएगा फिर आंसर आईआर के केस में, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, आईआर जब पढ़ाएंगे उस समय तो बता ही देते हम। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड अपॉन द। बताओ भाई, यहां तो हम धर्म संकट में फंस गए भाई। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्ड का रोटेशन भी होता है और वाइब्रेशनल भी होता है। बताओ भाई, अब हम क्या करें? अगर हम आईआर की बात करें तो इसमें वाइब्रेशनल भी होता है और रोटेशनल भी होता है। अब हम क्या लगाएं आंसर भाई? वो तो हमारे पास है नहीं, तो अपन आंसर क्या लगाएंगे बताओ? आईआर में बेटा, आईआर में मेन जो होता है वो वाइब्रेशनल होता है। ठीक है, इसी से हमें मिलता है मेन इंफॉर्मेशन, तो अपन ए आंसर लगाएंगे। अगर मान लो बोथ दिया होता बेटा तो अपन बोथ लगा सकते थे, लेकिन दिया ही नहीं है इसमें। और कभी भी याद रखने का, लिखा जाएगा मेनली इन आईआर, मेनली लिखा है और बोथ भी दिया है, तब भी वाइब्रेशन लगाना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। अब आता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। ठीक है, और भी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई चेंज इन, किसमें चेंज होता है? ए ऑप्शन में उसने कहा कि भाई ईएसआर में चेंज होता है, बी ऑप्शन में कहा है एनएमआर में चेंज होता है, सी ऑप्शन में कहा दोनों में चेंज होता है, और डी ऑप्शन में ऑल। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई कैन बी चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताएं भाई किसमें चेंज होता है? एनएमआर है तो न्यूक्लियाई है, ईएसआर है तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अगर एनएमआर है तो वहां पे रहेगा और ईएसआर है तो क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बेटा ये पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई आपकी। अब हमें कल से पढ़ना है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल पूरा पढ़ा दिया आपको। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मतलब जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये तो पता रहेगा आपको कि भाई ये 3 वर्ड का मतलब क्या है, ये आप समझ जाओगे भाई। यहाँ पे यूवी का मतलब आप लोग जानने लगोगे कि 200 से कितना है? 400 है। विजुअल का कितना है? 400 से 800 है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब यहाँ पे चेंजेस होगा। किसका चेंज होना है? इलेक्ट्रॉन का चेंज होना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये अपन इतना जानने लगे, तो इसके बाद अब अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, और कल से अपन यूवी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ लास्ट का आंसर बेटा एनएमआर है। ठीक है, ओके, हाँ कल आंगनवाड़ी में एसी लगवाएंगे, बिल्कुल भाई। लास्ट का आंसर देखो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा बेटा न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन किस में चेंज होता है? ठीक है, ये पूछा था। ई ऑप्शन में मैंने कहा साहब एनएमआर में होता है, बी ऑप्शन में कहा कि ईएसआर में होता है, और सी ऑप्शन में कहा बोथ। ठीक है, और डी में कहा नन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा भाई ये हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड बना दिया गया। यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि यूवी विजुअल से किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो ए ऑप्शन दिया उन्होंने, यूवी विजुअल में ए दे दिया उन्होंने, आपको कंपाउंड बना के दिया, एक साइक्लोहेक्सेन बना के दे दिया बेटा। बी ऑप्शन में उन्होंने आपको एथेन दे दिया, ये एथेन दिया है। सी ऑप्शन में उन्होंने आपको दिया है भाई ये दे दिया, बेंजीन दे दी, और डी ऑप्शन में आपको उन्होंने कहा है मेथेन। तो किसको आइडेंटिफाई करना है? यूवी विजुअल से। तो कैसे आइडेंटिफाई, कौन सा हो सकता है, बता सकता है कोई बच्चा? यूवी विजुअल से, ठीक है, बताइए यूवी विजुअल से, बताइए यूवी विजुअल रिकॉर्डेड में देख लेना बेटा। वो यूवी विजुअल से किसको आइडेंटिफाई करोगे आप? देखो इसको कर नहीं पाओगे क्योंकि अनसैचुरेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें करोगे। इसको कर लेंगे अपन यूवी विजुअल से। ठीक है, यूवी विजुअल से। तो अब बता बेटा आईआर से किस किस को कर पाओगे? मान लो पूछा किसी ने आईआर से किसको कर पाओगे, एनएमआर से किसको कर पाओगे? बताइए भाई, अब बताओ आईआर से किसको आइडेंटिफाई कर लोगे आप? आईआर से किसको करोगे आइडेंटिफाई? देखो आईआर से हम सबको कर लेंगे बेटा, बॉन्ड सब में है, देख लो ध्यान से। इसमें बॉन्ड है हमारा CH+2 है, आईआर कर जाएगा इस पे काम। ठीक है, इथेन है बेटा, कर लेगा आईआर काम। बेंजीन पे भी आईआर मना नहीं करेगा, मेथेन पे भी आईआर मना नहीं करेगा, बोलेगा भैया हम कर लेंगे यार मालिक। ठीक है, हम सब पे करवा देंगे, आईआर सब पे कर देगा। बोलेगा साहब तुम डबल बॉन्ड हो तो भी हमारे दोस्त हो, तुम कॉन्जुगेटेड हो तो भी बॉन्ड तो है ना तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास बॉन्ड है ना भैया तो हम तुमको डिटेक्ट करेंगे। ऐसे ही नहीं कहा जाता मुझे वर्सेटाइल मेथड, मैं सबको कर दूंगा। ठीक है,
समझ गए। और अगर कोई पूछे एनएमआर, तो एनएमआर कहेगा मैं इसमें भी निकाल दूंगा, इसमें भी निकाल दूंगा, इसमें भी निकालूंगा, मैं सबको कर लूंगा। एनएमआर भी सबको कर लेगा। भाई कार्बन तो इसमें है ना, टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही तो बताता है एनएमआर। तो सब में इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तरीके से पूरे हमारे कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको आगे अब आगे बात करेंगे, ठीक है। तो भाई आपको सभी के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी के लिए हैव ए नाइस डे, ठीक है। ओके।